सबसे पहले आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। सबसे पहले आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप अपना कीमती वक्त अपने बिजी स्केड्यूल के अंदर निकाल कर लेना है इस छोटे से प्रोग्राम के लिए आप शरीक हो गए। सब्जेक्ट तो अपने नौयत के एतबार से बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और यहाँ पर वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए कुछ अहम नुकात सिर्फ इशारा के ऊपर ही मैं बात कर सकूँगा। नहीं तो कोई एक सब्जेक्ट अगर ले लें तो उसकी इंतहाई वो तो लामहदूद है। तो मैं आप हज़रात के सामने तक़वा बैंकिंग के ताल्लुक़ से पहली जितनी जो काविशें और जितनी मेहनत हो चुकी है, तकरीबन 30 साल के बाद है ना ये मॉडल है ना भटकल के अंदर है ना कायम किया गया और जब इतनी सारी मेहनत और काविशों के साथ और बड़े बड़े उलमा और दानिशमंद के ना उनकी मेहनत इस प्रोजेक्ट के ऊपर है ना लग चुकी है और इतनी सारी है ना पूरी बुनियाद बनाने के बाद है ना जब हिंदुस्तान के अंदर है ना जब आया है इसको अमली जामा पहनाने के लिए, तो एक मसला दरपेश हुआ कि हिंदुस्तान में इससे पहले बहुत सारे इदारे इस्लामिक बैंकिंग के उन्वान पर है ना कायम कर चुके थे और फिर वो इदारे कायम करके उनका है ना बुरा है ना तजुर्बा लोगों के सामने आ चुका था और बहुत सारे लोगों के पैसे ज़ाया भी हो चुके थे। अब जब मैंने पूरी कॉन्क्रीट निज़ाम के तहत मैं यहाँ पाया तो लोगों ने मुझे उसी नज़र से देखना शुरू कर दिया और मेरे लिए बहुत इंतहाई मुश्किल का वक्त था। और आपको इशारतन में बनाऊँ इतने सारे दानिशवर और इकराम और फिर इन्होंने चार्टर अकाउंटेंट की सरबस्ती में एक बुनियाद बनाकर इन्हें जब ना किताबी शक्ल को अंजाम देने के बाद निशाई और इशार के बाद जब ना अमली जामा पहनाने के लिए आया और जब ये हाथ सामने आया तो फिर मैं अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो गया ये क्या माजरा है। माफ़ी चाहता हूँ डायबिट की वजह से मैं बात नहीं कर सकता, ज़बान चिपक जाती है तो थोड़ा सा ज़बान गीली गली पड़ रही है। तो फिर अल्लाह ताला ने एक तरतीब मेरे जहन के अंदर डाल दी, वो तरतीब बस उसी तरतीब को वही मॉडल को मैं आपके सामने रखकर अपनी बात को खत्म करना चाह रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से है ना आपको तक़वा के जो बैंकिंग का जो मॉडल है उससे अंदाज़ा हो जाएगा। तक़वा का जो मॉडल है वो सूदी निज़ाम जो तकरीबन 300 साल से चलता आ रहा है, तो उस निज़ाम के बिल्कुल मुतबादिल एक हल है। सूदी बैंकिंग का निज़ाम जो ट्रेडिशनल बैंकिंग का जो निज़ाम सारी दुनिया के अंदर है इतने सालों से 3 सदी से चलता आ रहा है, तो उसका एक कंप्लीट मुतबादिल हल है। और इस्लामिक बैंकिंग के उन्वान पर सारी दुनिया में कोशिशें और मेहनत हो रही है, लेकिन आगे जाकर कहीं ना वो कोशिशें रुक जाती है, आगे काम करने से आदमी खासी हो जाता है। और उसके ताल्लुक से 2-3 बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आदमी क्यों पीछे हट जाता है कि इस्लामिक बैंकिंग के 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम इस्लामिक बैंकिंग का ये है और आपको समझना जरूरी है कि सबसे पहले हमारे पास कि कैलकुलेशन स्टैंडर्ड नहीं है। सूदी बैंकों के अंदर अगर कोई इन्वेस्टर या कोई डिपॉजिटर पैसा जमा करता है तो फिक्स डिपॉजिट के अंदर या दूसरी स्कीमों के अंदर तो इंटरेस्ट रेट की बुनियाद के ऊपर होता है, पैसे की रकम मुकर्रर होती है और सूद की शरह मुकर्रर होती है, मियाद भी मुकर्रर होती है। सूद को कैलकुलेट करके वापस
कस्टमर को है ना देना है ना आसान हो जाता है। तो जब तक है ना ये हमारे पास में ऐसा मुतबादिल निज़ाम नहीं होगा तब तक है ना ये निज़ाम आगे चल नहीं सकता। यानी उनके निज़ाम के अंदर एक दिन की प्रॉफिट, एक दिन का सूद कैलकुलेट किया जा सकता है, और हमारे निज़ाम के अंदर भी जब तक है ना हम एक निज़ाम लाएंगे एक दिन की प्रॉफिट हम नहीं देने के काबिल बनेंगे तब तक है ना हम आगे चल नहीं सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो निज़ाम भी हमने अल्लाह के फजल करम से वो निज़ाम भी अल्लाह ताला ने शरह सदर किया, और उस निज़ाम को हमने अमली जामा पहना कर और फिर तकवा बैंकिंग जो मॉडल के अंदर मरकज़ के अंदर जो पहला मॉडल हमने कायम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम वो चल रहा है। और उसके तफसीलात और मैकेनिज्म और टेक्निकलिटी के ऊपर आप यहाँ पर तफसीलात नहीं कैसे आप हमारे ऑफिस में आकर बात करें, हमने उसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बात है ना जो सूदी बैंक एक दूसरे को इतने सालों से जो चलता आ रहा है, तो दूसरा इस्लामिक बैंकिंग का है प्रॉब्लम क्या है कि यूनिफॉर्मिटी, दूसरा बैंकिंग का इस्लामिक बैंकिंग का प्रॉब्लम है इंटरबैंक प्लेसमेंट। जब ऐसे इदारों के पास इस्लामिक बैंकों के पास है ना जब या कहीं भी शाखें हो चाहे अलग अलग बैंकिंग के उन्वान पर है ना बने हो, तो कभी कस्टमर की तरफ से बहुत सारे विड्रॉल आना शुरू हो जाते हैं, तो एकदम से ना उनका फंड शॉर्ट हो जाता है, और फिर जब शॉर्ट हो जाता है तो दिन के आखिर के अंदर एंड ऑफ द डे उनको तो बैलेंस रखना है, और फिर ये शॉर्टफॉल किसी इदारे के अंदर या किसी ब्रांच के अंदर आ जाता है तो उसकी तलाफी कैसे करें। तो सूदी बैंक ने क्या करता है, वो अपने दूसरे सिस्टर इंस्टीट्यूशन से मनी मार्केट के दूसरे मार्केट के अंदर जो दूसरे बैंक है वो एक दिन के बुनियाद के ऊपर ना सूद पर ना कर्जा लेता है, जिसको ओवरनाइट प्लेसमेंट कहते हैं, जो इंटरनेट बैंकिंग के तहत ना चलता है। एक दिन के लिए कर्जा है तो उसकी वक्ती जरूरत ना पूरी हो जाती है। और कभी ऐसे ही ना इदारों के ऊपर ना बहुत सारे डिपॉजिट आना शुरू हो जाए तो उसको आइडल नहीं लगता है, तो उसका भी हल है कि कहीं से मार्केट के अंदर है ना जो सर्कुलेशन के अंदर जो पैसा होता है, तो कहीं से पैसा निकालना होता है, कहीं तो शॉर्ट होना है, तो दूसरी जगह पे जब शॉर्ट हो जाता है तो फिर है ना क्या होता है कि वो शॉर्ट वाले वो तलाश के अंदर रहते हैं कि कहाँ पर हमको पैसा मिल जाता है ताकि हमारी पोजीशन एक्सपायर ऑन डेली बेसिस के अंदर हो जाए। तो जब और जब पैसा ज्यादा आ जाए तो एक दिन के लिए वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में सूद की बुनियाद के ऊपर रख कर पैसे कमा लेते हैं, सूद कमा लेते हैं। तो ये एक दूसरे का जो सपोर्ट का निज़ाम है एक दूसरे को, जब तक इस्लामिक बैंकिंग के अंदर ये निज़ाम नहीं है तब तक इस्लामिक बैंकिंग का ख्वाब देखना बेकार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी एक मुनज़्ज़म निज़ाम हमने बनाया है, और इस्लामिक बैंकिंग के अंदर है ना जो अबुधाबी इस्लामिक बैंकिंग के अंदर मैं काम कर रहा था हेड ऑफ पॉलिसी दूसरे जगह था, तो वहाँ पर एक जो आलमी पैमाने पर उन्होंने निज़ाम जो कायम किया हुआ है वो लंदन मेटल एक्सचेंज का एक निज़ाम है, ऐसे इंटरनेट बैंक प्लेसमेंट सिस्टम पर जो वक्ती तौर पर एक दिन के लेवल पे ना अपनी पोजीशन को स्टार्ट करना, और जब फंड ज़्यादा एक दिन के लिए इन्वेस्टमेंट है ना करना, वो निज़ाम लंदन मेटल एक्सचेंज के ऊपर काम कर रहा है, तो जिसके मैकेनिज्म मैं यहाँ पर पेश नहीं कर सकता। और वही निज़ाम हिंदुस्तान के अंदर अगर कायम करना चाहे तो लंदन मेटल एक्सचेंज का निज़ाम यहाँ पर कायम नहीं कर सकते, इसलिए हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पर लंदन मेटल एक्सचेंज का निज़ाम कायम नहीं है तो वहाँ पर इंटीरिम सर्विस कॉस्ट का एक निज़ाम हमने कायम किया हुआ है, तो जिसके तहत है ना हम ये ज़रूरत है ना पूरी कर सकते हैं। इंटीरिम सर्विस कॉस्ट वक्ती तौर पर है ना हम किसी भी इंस्टीट्यूशन के सर्विस कॉस्ट है ना हम चार्ज न करें, और ये इंटीरिम सर्विस कॉस्ट का जो मैकेनिज्म है जो हमने सबीर इरशाद के अंदर 1990 के ऊपर यहाँ पर सिटी सेमिनार हुआ था, तीसरा सिटी सेमिनार हुआ था, वहाँ से वो मैकेनिज्म है हमने ले लिया सर्विस कॉस्ट के, जिसमें उलमा इकराम ने फैसला किया था कि किसी इंस्टीट्यूशन के कॉस्ट अगर 5% आ जाए, किसी इंस्टीट्यूशन की कॉस्ट अगर 5% आ जाए और फिर हमने ग्राहकों से 4% चार्ज किया जाए, और फिर साल के आखिर के अंदर मालूम हो गया कि हमने 5% लिया है, वो साल के आखिर के अंदर अगर हमको मालूम हो जाता है कि सर्विस कॉस्ट की जो आई है तो 4% के हिसाब से आई है, जबकि हमने 5% हमने रिकवर किया हुआ है, तो वो 1% जो जायद रिकवर किया है तो उसको वापस देना जरूरी है।
تو ہم نے ایک فارمولا ایک ایسا یہ بنا دیا کہ کسی کسٹمر کو سروس کاسٹ یا کسی ایسے انسٹیٹیوشن سروس کاسٹ کیلکولیٹ کرنا چاہیں کہ اگر 4 آ جائے تو 4 سے اوپر نہیں ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے، ایسا فارمولا بنا ہے. تو اس کے تحت نے انٹر بینک پلیسمنٹ کا سسٹم ایک حد تک ہم ہمارے جو نظام میں حل کر سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر ہے نا یونیفارمٹی نہیں، اسلامک بینکنگ سسٹم کے اندر یونیفارمٹی نہیں. مختلف مکتب شیر کے اپنے علاقے کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے اسلامک بینکنگ کے نام پر ہے نا جو کوئی انسٹیٹیوشن قائم کیے ہیں، انویسٹمنٹ کمپنیوں نے قائم کیے ہیں، اور سب نے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سودی بینکنگ کے نظام سے بچانے کے لیے، لوگوں کو سود سے بچانے کے لیے ہم نے یعنی انویسٹمنٹ اسکیم قائم کیے ہیں، ہم نے اسلامی بینکنگ کے نام پر یہ ادارے قائم کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو حلال پیسے نہ مل جائے. تو یہ سب چرچا مارکیٹ کے اندر چل رہا ہے. اور میں بات کو سن کر حیران ہو جاتا ہوں کہ جبکہ اقتصادی پورا نظام یہودیوں کے بنائے ہوئے نظام کے اوپر مبنی ہے اور سود سے بچا نہیں جا سکتا، ایسے حالات کے اندر ہے نا وہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو تقویٰ تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. کوئی کمپنی اگر وہ دعویٰ کرتا ہے ٹھیک ہے، اپنے حساب سے لوگوں کو پیسے حاصل کرنے کے لیے وہ دعوے کر رہے ہیں، لیکن یہ دعوے وہ کمپنی کر رہی ہے. لیکن تقویٰ اپنی طرف سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. تقویٰ ایک مکمل متبادل اسلامک سودی بینکوں کے مقابلے میں متبادل نظام لانا چاہ رہا ہے. اور تقویٰ علماء کی سرپرستی کے اندر ہے نا ہر ایک چیز کو پرکھ کر ہے نا عوام کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہے. اور ہم اپنی طرف سے یہ دعویٰ نہیں کرتے کسی دوسری کمپنی کریں ہم حلال اور پاکیزہ آمدنی آپ کو ہم دے رہے ہیں اور اس طرح لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں. لیکن تقویٰ ان کے دعووں کے مقابلے میں ہم دوسرا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ دعویٰ ہے نا عوام سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو نظام پیش کر رہے ہیں عوام کی طرف سے یہ فیصلہ ہو کہ واقعی ہے سود سے بری ہو، واقعی یہ حلال کی طریقے سے نہ ہو. تو یہ چیزیں عوام کی طرف سے ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے ہمارے اس کام کاج کے اندر شرعی اعتبار سے کچھ کسر رہ گئی ہے، کچھ خاص چیز رہ گئی ہے جس کی تلافی کرنے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں. اچھا، اصل بات ہے نا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تقویٰ بینکنگ کا ماڈل یہ ہے کہ ہر ایک ہے نا کمیونٹی کے اندر یا ہر ایک علاقے کے اندر تقویٰ بینکنگ کے ماڈل کو قائم کرنا اگر چاہیں تو ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے نا ایک ایڈوائزری بورڈ کو ہے نا قائم کیا جائے. کیونکہ ہندوستان کے اندر 4600 کمیونٹیز ہیں. ہر ایک کمیونٹیز اپنے اعتبار سے اپنے ایڈوائزری بورڈ جو اپنی کمیونٹی کے جو قابل اعتماد لوگ ہیں جن کو لوگوں کے اوپر بھروسہ ہو تو وہ کم سے کم نہیں دو اور زیادہ سے زیادہ 11 تک ایڈوائزری بورڈ ممبر بنا کر ایک کمیٹی مقرر کر کے پھر تقویٰ کے پاس آ کر پورا ماڈل لے سکتے ہیں. اور تقویٰ کے پاس جب پورے چھان بین کے بعد جب چیزیں تیار مطلب جب دونوں فریقین کے درمیان دونوں فریقین اگر راضی ہو جائیں تو اس کے بعد پھر تقویٰ ان کو کمپلیٹ ماڈل ان کو دے دے گا. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کمپلیٹ پیکیج ہے یہ. حتیٰ کہ پورا سسٹم ہے پالیسی پروسیجر پروڈکٹ اینڈ سروسز ہمارا جو کیلکولیشن ہے اسٹینڈرڈ حتیٰ کہ پروفٹ تک بنانے کی ذمہ داری ہماری ہے. ہر ایک کمیونٹی اپنی کمیونٹی کے ایڈوائزری بورڈ مقرر کر کے تقویٰ بینکنگ کے سسٹم کے مطابق اپنی کمیونٹی کے فنڈ کو ٹیپ کرنا ہے اور اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو اقتصادی طور پر اس کو مستحکم کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کل کو ایڈوائزری بورڈ ایڈوائزری بورڈ کے اندر ہم مقرر ہو گئے لیکن ہمارے سسٹم کے وجہ سے پھر پیسے آنا شروع ہو گیا. تو پھر پیسے جب آنا شروع ہو گیا تو پھر اس میں آنا تانی نہیں کر سکتے کیونکہ اس بورڈ کے اوپر بھی تقویٰ کے پروفیشنل باڈی کا بھی نگرانی پروفیشنل باڈی کی بھی نگرانی تاکہ کچھ ہینکی پینکی بزنس نہ کر سکے کہ عوام کا پیسہ ہے. تو
تو کسی طرح کا نا عوام کو ہے نقصان نہیں. اور چوتھی بات ہے نا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی الحمدللہ ہمارا تو 2 سال ہے 1 سال ہے تقریباً کمپلیٹ ہو گیا, اور 1 سال کے بعد جب عوام سے ہم پیسہ لے کر کام کرنا شروع کر چکے ہیں تو پھر عوام کو حساب بھی دینا ہے. ایسے بہت ساری انویسٹمنٹ کمپنیز ہمارے حال کے اندر ہے نا جو آ چکی ہے, تو عوام سے نا کروڑوں کے اعتبار سے پیسے لے چکے ہیں لیکن حساب نہیں دے رہے. تو ابھی ہمارا اینوئل رپورٹ بھی یہاں پر ہے, جو پروفیشنل حضرات ہیں جو رپورٹ کو پڑھ سکتے ہیں, تو رپورٹ ہے نا ہمارے یہاں پر بینک سے لے سکتے ہیں. تو جو اگر رپورٹ بنانا ضروری ہے, اگر عوام کو رپورٹ اگر نہیں دے رہے ہیں تو پھر اس کے اندر کچھ اچھا رہتا ہے کہ ان کا انویسٹمنٹ شرعی حدود کے اندر نہیں ہو گیا ہے. بہت سارے ایسی اسکیمیں ہیں جو فنسی کے نام پر ہیں, یہ لوگ نئے پیسوں سے نئے لوگوں سے پیسے لے کر پرانے انویسٹر کو دینا, تو اس طرح کے جو خرابی جو معاشرے کے اندر چل رہی ہے, جو سب سے پہلے فنسی اسکیم یہاں پر چلی تھی امریکہ کے اندر, آج جو سلاخوں کے پیچھے نہ پڑا ہوا ہے جو فنسی پہ. اور پانچویں چیز ہے نا میں صرف سرسری طور پر ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ توا کے پاس ہے نا ڈپازٹ اسکیم ہے نا, کیا ڈپازٹ اسکیم ہے, اور اس کے میکینزم کے بارے میں آپ کو نہیں میں بتا رہا ہوں, خالی اس کے میکینزم کے تعلق سے نا آپ آ کے ہمارے آفس سے تفصیل سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تقریباً ہمارے اور بینکنگ کا نظام ہمیشہ نا صرف ہے نا وہ اپنے اعتبار سے کمپلیکیٹڈ ہے, بہت وسیع بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی آسان بھی ہے. اور پبلک کا جو فنڈ بینکنگ کا جو نظام ہے نا دو اصولوں پر چلتا ہے. ایک ہے نا سورس آف فنڈ, عوام سے پیسہ لینا ہوتا ہے, اور دوسرا ہے نا اپلیکیشن آف فنڈ. اچھا, سورس آف فنڈ کے ذریعے کیونکہ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہوتے ہیں, پبلک کے پیسے جو ہے نا چلا جاتا ہے بینک, چاہے سودی بینک ہو یا اسلامی بینک ہو, ایسے جو سوسائٹی کے اندر رجسٹر کیے ہو یا ٹرسٹ ہو یا جو بینکنگ ایپ کے اندر رجسٹر کیے ہو, سب ایک پورے کے پورے نا پبلک فنڈ کے اوپر چلنے والے ہوتے ہیں, کہ ذاتی فنڈ کے اوپر نہ چلایا نہیں جا سکتا. اس کے تعلق سے سورس آف فنڈ کے لیے ہم نے سیونگ اکاؤنٹ کا ماڈل ہم نے پیش کیا ہوا ہے, سیونگ اکاؤنٹ کی اسکیم میں نے پیش کی ہے, تو الحمدللہ بہت سکسیسفل ہے اس اسکیم کو چلایا جا رہا ہے. اور ہمارے کسٹمر کو پورا ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے نا اس کے ذریعے جو فنڈ ہے نا حاصل کیا جاتا ہے, تو فوراً اس کو ایس ایم ایس الرٹ کیا جاتا ہے, اور اس کا اکاؤنٹ سے ڈیبٹ ہو جاتا ہے, الرٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ایک دفعہ اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد سیونگ اکاؤنٹ, پھر آن لائن بینکنگ کی بھی فیسلٹی ہم دے رہے ہیں. آن لائن بینکنگ یعنی ان کو آفس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, اب فنڈ ٹرانسفر کرنا ہے آر ٹی جی ایس یا این ای ایف ٹی کے ذریعے سے اگر کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں, سارے ہندوستان میں کر کرتے ہیں آن لائن. یعنی جس طرح دوسرے بینکوں کے اندر یہ اسکیم چاہیے جاتے ہیں, اور اس کے اندر تقریباً ابھی فی الحال تقریباً آج تک ابھی دوسرا سال چل رہا ہے, دوسرے سال تک تقریباً سالانہ 3% تک پروفٹ جائز پروفٹ ہے ہم نے اس کے اندر دے چکے ہیں. ابھی اس سال کی پروفٹ ہمیں ابھی پچھلے ہفتے ہم دے چکے ہیں, پہلے گزشتہ سال بھی 3% دے چکے ہیں. اور شریعت کے اصول یہ مضاربہ کی بنیاد کے اوپر ہے نا قائم کیا گیا ہے. تو مضاربہ ابھی میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کے میکینزم کے اوپر میں گفتگو نہیں کرتا ہوں, وقت بہت تنگ ہے, اور ہمارے مہمان بھی یہاں پر موجود ہیں. سرسری طور پر میں پڑھ رہا ہوں کہ کیا کیا اسکیمیں ہمارے پاس موجود ہیں اور کون سا شریعہ اصول کے ساتھ ہے نا ہم اس کو آپریٹ کر رہے ہیں. دوسرا ہے کرنٹ اکاؤنٹ. کرنٹ اکاؤنٹ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں جو سودی بینکوں کے اندر جو چلا جاتا ہے, جس میں سود نہیں دیا جاتا, لیکن ہمارے یہاں پروفٹ دیا جاتا ہے, کیونکہ عوام کے فنڈ سے ہم کما رہے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ کے ذریعے سے ہم کما رہے ہیں, تو ہم کو جو پروفٹ مل رہے تو اس میں سے کچھ حصہ ہم کیوں نہیں شیئر کریں. اگر وہ نہیں دے رہے تو ان کی مرضی, تو فری منی سے وہ پبلک کا پیسہ لے کر نا بینک کما رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہو, کیونکہ ایک منصفانہ نظام ہو. تو کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی ہے نا مضاربت کی شرط کی اصول مضاربت کی بنیاد کے اوپر چل رہا ہے. اور تیسرا جو اکاؤنٹ ہے توفیر, جس کو عام طور پر پگمی کے نام سے پہچانا جاتا ہے. تو یہ جو پگمی کا جو اکاؤنٹ ہے, یہ اس نظام کے تحت ہے نا بہت سارے فنڈ ہے نا سودی بینکوں کے اندر پڑا ہے, کروڑوں پیسے پڑے ہوئے, اور یہ فری فنڈ ہے جسے غیر مسلم ہے نا جسے جو سودی بینک ہے نا کما رہے ہیں, بڑی رقم ہے نا, موٹی رقم ہے سے کما رہے ہیں. تو اس رقم کے اس ڈپازٹ کے ذریعے سے بھی الحمدللہ یہ کام ہم نے شروع کیا, اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم نے چالو کیا. پھر آئندہ فیوچر کے اندر ہمارا ایک پروگرام کیا ہے, ہمارا پگمی کلیکٹر ہے نا سب دکانوں اور پھر گھروں کے اندر جاتا ہے, پیسے کلیکٹ کرتا ہے, اور جیسے ہے نا اس کو رسید
तरह ऑटोमेशन के माध्यम से रेगुलेशन दी जाती है। और फ्यूचर के अंदर हमारा प्रोग्राम भी है कि ऑटोमेटिक के वजह से जो पैसे कलेक्शन करने के लिए वो जा रहा है, उस वक्त अगर पेमेंट की भी जरूरत पड़े जाए तो उसी मशीन की वजह से हम पेमेंट भी हम उसको दे सकते हैं। और जैसे उसको उसका अकाउंट डेबिट होगा सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, वो भी निशान अभी राइज करने के सिलसिले में हम बात कर रहे हैं। तौफीक आरबी लफ्ज़ है, आप पिक भी इस्तेमाल नहीं करते, वो लफ्ज़ ऐसा है पिक के साथ शुरू होता है, लेकिन अरबी लफ्ज़ को ज़्यादा रिवाज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको अरबी के अंदर तौफीक के नाम पे है। और ये शरीयत के उसूल दैन के ऊपर मबनी है। दैन मतलब अर्ज है, ऐसा कदे वाजिब अदा है, और हर जो मुकर्रम मुद्दत के बाद जो देना है देना ही है, और मुद्दत के अंदर कुछ आना तानी नहीं करनी। शरीयत के उसूल दैन के ऊपर मौजूद है। फिर फिक्स डिपॉजिट जो आप लोगों को मालूम है, इस सेगमेंट के अंदर से जितनी जो प्रॉफिट है ना हमको हासिल हो जाते हैं, उसमें 75% मुदारिबत, ये भी शरीयत के उसूल मुदारिबत की बुनियाद के ऊपर है। इसमें से इस सेगमेंट के अंदर से जो फंड हमको हासिल हो जाता है, तो उसमें से जितनी भी प्रॉफिट आती है उसमें 75%, क्योंकि आवाम का फंड है, 75% प्रॉफिट उनको दी जाती है, और 25% जो हमें जो प्रॉफिट मिल जाते हैं वो तो बैंक की प्रॉफिट मतलब शेयर होल्डर की खाते में चला जाता है। और तीसरा जो अकाउंट है ना हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ये शायद है ना आप लोगों के लिए नया हो, भटकल के अंदर में ना ये जब इंट्रोड्यूस किया तो काफ़ी है ना चर्चा हो गया इस अकाउंट के सिलसिले में। गिना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, गिना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वो अकाउंट है शरीयत के उसूल मुताबिक के ऊपर है ना मबनी है, और इसमें कम से कम ना 10,000 रुपया लगाया जाता है, और 1 साल की मियाद के ऊपर है ना उसको लगाना होता है। और इसके ऊपर शरीयत के उसूल के मुताबिक है ना, शरीयत के अंदर है मुदारिबत के अंदर है ना, नफ़े के अंदर है नुकसान, नफ़े के अंदर है ना शरह तस्लीम किया कोई कैद नहीं है। हाँ, नुकसान हो जाए तो शरीयत मुदाखलत करता है, आपस में सुलह से ना मुकर्रर करता है। इसके अंदर है ना हमने 25% आवाम का पैसा है, 25% है ना आवाम को देते हैं, बाकी 75% हम अलग करके रख देते हैं। और वो क्यों रखते हैं, उसके लिए हम उसमें से ना प्राइस से ना तफसील कर देते हैं, क्योंकि लॉटरी का निज़ाम जो चल रहा है, मुसलमान लॉटरी इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो लॉटरी का मुतबादिल हम कोई एक निज़ाम हमने जो चलाया है। और फिर साल के आखिर के अंदर है ना बम्पर प्राइस है ना, बम्पर प्राइस एक बड़ी मोटी रकम उनको लकी ड्रॉ के जरिए से उसकी तकसीम में हो जाती है। फिर चर्चा योजना के डॉक्टर साहब आए यहाँ पर क्या अकाउंट लेके आए, बम्पर प्राइज और लकी ड्रॉ और ये सब क्या लेके आए भाई। और फिर बहुत सारे कुछ उलमा हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई ये निज़ाम इस अकाउंट के जरिए से हमें दिल का इत्मीनान नहीं हो गया। भाई दिल का इत्मीनान ये कौन सी शरीयत की कौन उसूल के खिलाफ है, हम निकाल देंगे। तो शरीयत के उसूल मुताबिक की बुनियाद के ऊपर एक आदमी पैसा रख रहा है, एक कस्टमर पैसा रख रहा है 10,000 रुपये, उसकी मियाद कर रहा है तो 1 साल के लिए रख रहा है, और निकालने के ऊपर कोई कहीं नहीं, 1 साल के लिए रखा हुआ है, तो दूसरे दिन आके उसको निकालना है, निकाल सकता है। निकालने के बाद आएगा उसका नंबर प्राइस के अंदर उसको नहीं दिया जाएगा। और 10 साल के लिए 10,000 रुपये अगर वो रख रहा है तो उसका अमाउंट भी मुताबिक की बुनियाद के ऊपर महसूस है, और दूसरे को मुनाफा भी मिल रहा है। उसके अलावा क्या चाहिए, जो पैसे हम उठा रहे हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख हम उठा रहे हैं या फिर प्राइजेस उठा रहे हैं, वो शेयर होल्डर अपने फंड से उठा रहा है, अपनी मंडी से उठा रहे हैं, कोई क्या कराता है। बहरहाल ये अकाउंट बहुत पॉपुलर भी हो गया, और ये अकाउंट को यहाँ पर मार्केट के अंदर है ना एक के हैसियत से मेरा थोड़ा सा ना तफरीह भी हो, तो ये इंशाल्लाह इसका भी है ना यहाँ पर रिवाइज किया जाएगा। और तीसरा और छठी जो डिपॉजिट स्कीम है हमारे पास, वकाला डिपॉजिट स्कीम है। वकाला डिपॉजिट स्कीम है, यानी एक आदमी कोई भी रकम हमारे पास रखना चाह रहा है तो उससे सूदी बैंकों के अंदर है ना क्या होता है, शरह मुकर्रर होती है, सूद है ना मुकर्रर किया जाता है। यहाँ पर है ना यहाँ पर सूद मुकर्रर नहीं किया, यहाँ मुतवक्का प्रॉफिट मुकर्रर की जाती है। हिस्टोरिकल है ना जो हमारे रिजल्ट के ऊपर बैन है, हम आपको एक मुतवक्का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट है ना मुकर्रर किए जाते हैं। आपने 1 लाख रुपए हमारे पास रखे, क्योंकि मिजाज ऐसा बन गया है ना, लोग हमारे पास है ना आते हैं, सबसे पहले हम आपके पास इतनी अमाउंट देने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले ये पूछते हैं आप कितना देने के लिए तैयार है। अरे ये तो सवाल ही शरन ना गलत है, क्योंकि मिजाज हो गया ना सूदी बैंक के अंदर निजाम के तहत ताबे चलते चलते ना लोग है ना बस कितना मिल रहा है ऐसा केवल उसके एतबार से आप जा रहे हैं। भाई असल बात यह है कि आपको कितना मुनाफा मिले उसमें से कितना मिला उसमें से देना है। अभी क्या कि क्योंकि मिजाज को
लोगों का मिजाज बन गया है, तो उसके ताल्लुक से ना फिर अबू धाबी इस्लामिक बैंक में ये अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। वकील की हैसियत से ना आप अपनी रकम हमारे पास देते हैं, मुतवक्का प्रॉफिट रेट है ना मुकर्रर किया जाता है। मिसाल के ऊपर 7% है ना एक साल का, या 10% एक साल का है ना मुकर्रर किया जाता है। तो अगर कल को अगर एक 10% अगर हम हासिल नहीं कर सके, वो कंपनी को इख्तियार है, मैंने तकवा को इख्तियार है कि भाई ये 10% हमने मुतवक्का प्रॉफिट मुकर्रर कर चुके थे, लेकिन किसी वजह से हम हासिल नहीं कर सके, तो हो सकता है 8% आ गया, तो 8% के हिसाब से हम आपको लौटा देंगे आपकी रकम। तो उसमें क्या होगा, जो पुरानी जो प्रॉफिट शराब मुकर्रर है वो कैंसिल हो जाएगा पुराना एग्रीमेंट, नए एग्रीमेंट के साथ जो असल प्रॉफिट के साथ है, तो उसमें उसको नफा दिया जाएगा। इसी तरह अगर 10% अगर मुकर्रर किया हुआ है, अगर प्रॉफिट अगर ज्यादा आ जाए तो वो भी नीलाम है। भाई 10% अगर प्रॉफिट है तो 10% के हिसाब से देना जरूरी नहीं, भाई उसके पैसे से अगर हम ज्यादा कमाए तो ज्यादा दे दो। तो ये निज़ाम है ना बहुत सक्सेसफुल है अबू धाबी इस्लामिक बैंक के अंदर, और यहाँ भी हम चला रहे हैं बहुत अलहमदुलिल्लाह। शुरू किया था ना बहुत सा कामयाबी मिला। और बाकी 2-3 जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है, गोल्ड सेविंग अकाउंट एक नई स्कीम है, तो वो भी आहिस्ते आहिस्ते शुरू किया जाएगा, अभी लॉन्च नहीं किया गया है। और तकवा म्यूचुअल फंड है ना हमने शुरू किया हुआ है कि इसके अंदर ना कम से कम ना आप तक ज़्यादा से ज़्यादा 1% माहाना प्रॉफिट दे सकते हैं, वो बड़ी मुश्किल के साथ है अभी, ताकि ना अभी मिजाज यहाँ पर माहौल ऐसा बना कि लोग है ना 12%, 17%, 18% पता नहीं कहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो हमारे समय से बाहर है, इतने साल हम ये फाइनेंशियल फील्ड के अंदर रहते हुए भी ना ऐसे हमारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉफिट का कोई निज़ाम हमारे सामने नहीं आया। फिर वो कैसे दे रहे हैं तो अल्लाह आलम, लेकिन अभी वो म्यूचुअल फंड के जरिए से हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अब हम 1% से 3% तक देने की हम कोशिश करेंगे। वो क्यों करेंगे? वो जिस तरह मैंने वकाला इन्वेस्टमेंट की, वकाला डिपॉजिट की सिस्टम में हमने बात की है ना, इसी तरह ये जो फंड के जरिए से आगे आएगा तो हम वकाला इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। ऐसी जो कंपनियां हैं जो काबिल एतमाद हैं, अच्छे उसके रिजल्ट हैं, उनको भी फंड की शॉर्टेज ना होती रहती है। अभी हाल ही में हमारे एक ब्रादर के साथ एक इसके वकाला इन्वेस्टमेंट के ताल्लुक से एक अभी प्रोग्राम फाइनेंसिंग प्रोग्राम है ना तकरीबन कंफर्म हो चुका है, अभी वो प्रोसेस के अंदर है। एक भाई 6 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है ना बना रहे, और जिसके साथ है ना वो बजट फ्लैट बना रहे, सस्ते फ्लैट बना रहे, तो 50 लाख से ऊपर 35 लाख के बजट फ्लैट बना रहे हैं। तो बजट फ्लैट के अंदर उसको तकरीबन 6 करोड़ का है ना उसकी लागत है। तो 6 करोड़ की लागत के अंदर है ना, तो उसके अंदर हम 3% के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो तकरीबन उसको तकरीबन 6% 7% उसको मुनाफा मिल रहा है। तो हम 3% के हिसाब से हम वकाला इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर उसको उतनी प्रॉफिट अगर उसको हासिल नहीं हो सकी तो उसको उसके अंदर तस्वीर कर ले कि 2.5 भाई उतना तो नहीं कर सका, 2.5 कर ले, 2 कर ले, फिर हम अपनी तरफ से दबाव नहीं कर सकते, जो ले लें। तो इस तरह के ना इन्वेस्टमेंट के इतने तरह है, इतने लोग अच्छे लोग और अच्छे बिजनेस वाले मौजूद हैं, तो उनके साथ भी बड़े रेशो के साथ ना हम पैसे लगा कर वकाला इन्वेस्टमेंट की हैसियत से अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो और ये निज़ाम कैसे प्रॉफिट बना रहे हैं इसी चीज़ से वो भी हम लोगों के सामने रख रहे हैं। इसी तरह कोई ऐसे है ना प्रोजेक्ट है ना हमारा आ गया सुकूक इजारा ने इस्लामिक है ना बॉन्ड, सुकूक इस्लामिक बॉन्ड को कहते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट ना जाए, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट हैं, उस प्रोजेक्ट के ताल्लुक से ना हम फंड रेज कर सकते हैं पब्लिक से, जिसमें हम बड़ी प्रॉफिट है ना दे सकते हैं। क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर आमतौर पर है ना बड़ी प्रॉफिट रहती है। अगर 4-5% भी हो जाए तो सुकूकुल इजारा के जरिए से हम फंड है ना उठा सकते हैं और माहाना प्रॉफिट दे सकते हैं। क्योंकि उनको फंड के अंदर जो प्रोपोर्शन है ना, जो हिस्सा जो प्रोजेक्ट के अंदर जो रियल एस्टेट है ना प्रोजेक्ट के अंदर लगाया जाएगा, तो वो अनडिवाइडेड है ओनरशिप के साथ है ना उसके बेसिस के ऊपर है ना उसको है ना किराया दे सकते हैं। एक तरह बाकी दूसरी इन्वेस्टमेंट स्कीम है। और फिर फाइनेंस के तरफ से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं हमारे पास है कौन सी स्कीम है फाइनेंस के ताल्लुक से, और इसी पर है ना मैं इंशाल्लाह मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, अभी फाइनेंस की स्कीम से जो फंड है ना डिपॉजिट के जरिए से सोर्स ऑफ फंडिंग के जरिए से पब्लिक से रहे हैं, तो इस्तेमाल करने के लिए जराए भी मौजूद होने चाहिए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंस के लिए हमको एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन हमको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है फंड को हासिल करने के लिए। तो बगैर एडवर्टाइजमेंट के हमारे तो फाइनेंस स्कीम है ना अभी 2 साल से अच्छी चल रही है, जिसमें हम ऑटो फाइनेंस 2 व्हीलर मुराबाहा की बुनियाद के ऊपर हम काम करा रहे हैं, और जिसमें तकरीबन 12% के हिसाब से हमको ग्रॉस प्रॉफिट है मिल रही है, और वो फ्लैट रेट के ऊपर है मिल रही है। इसके बाद हम गोल्ड मॉर्गेज फाइनेंस जो एक व्हीकल लोन जो आप देते हैं हम ये खत्म कर दीजिए सवाल जवाब का सेशन है बाद में, तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरा सवाल कर दूँगा। अच्छा, इसके बाद ना दूसरी स्कीम है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और एक नई स्कीम है जो हमारे जो बहनें खास तौर पर है ना जो बैंकों के अंदर है ना रहन के ऊपर है ना अपने जेवरात को रहन के हिस्से लेकर है ना वो कर्जा लेते हैं, और जिसमें हेवी सूद है ना उनको अदा करना पड़ता है। तो इसका एक मुतबादिल निज़ाम हमने हल पेश किया हुआ है जो उलमा की सरपरस्ती के अंदर, और ये भी काबिल कबूल है, लेकिन लोगों को उसके सामने है ना इसका मैकेनिज्म है ना उनके सामने लाना ज़रूरी है। तो बाकी तफसीलात है ना उसका क्या निज़ाम बन रहा है, अभी तक है ना इसका मुतबादिल निज़ाम ने सबसे पहले इसका निज़ाम तकवा है ना लाया है, और फिर भटकल के अंदर है ना हम चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल है। और गोल्ड परचेज फाइनेंस ये भी मुराबे के ऊपर है, मुराबे के ऊपर है, जिस तरह ऑटो फाइनेंस है ना किया जाए। फिर प्रॉपर्टी फाइनेंस के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी फाइनेंस के लिए आमतौर पर है ना बहुत सारे ना फंड की ज़रूरत है, अभी उतना फंड नहीं हुआ है हमारे पास, लेकिन अभी हमारे तकवा किसी के साथ है ना किसी प्रॉपर्टी के ना शरीक अगर हो रहा है, किसी को फाइनेंस दे रहा है, जिसके साथ ना एमओयू साइन किया हुआ है, जिसको ऑथराइज है ना जो रियल एस्टेट एजेंट ऑथराइज रियल एस्टेट एजेंट के साथ ना अगर हमारी जो टाइप हो गया है तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर हम फाइनेंस दे देते हैं। बाकी आम लोगों की तरफ जो बैंकों के अंदर दिया जाता है तो हम उसके अंदर जाना नहीं चाहते, क्योंकि आम प्रोजेक्ट के अंदर ना कानूनी तौर पर कितनी पेशकियाँ हैं, फिर लीगल है क्या प्रॉब्लम है, वो सही जगह है ऐसे गलत जगह है, उसके अंदर केसेस है, ये सब बहुत सारे दुश्वारे होते हैं। इसलिए हम ऑथराइज जो तकवा के साथ एमओयू साइन किया हुआ है तो उसकी पूरी छानबीन होती है ना, एक दफ़ा एमओयू साइन किया होता है तो उन लोगों के लिए वहाँ से जो प्रॉपर्टी है ना जो निकलती है, और 2 बेडरूम और फ्लैट है और जो मकान वगैरह होते हैं तो उस पर है ना हम फाइनेंस दे रहे हैं। फिर उसके बाद है ना कम्युनिटी फाइनेंस जो छोटे छोटे बिजनेसमैन कारोबारी लोग है ना अपने रोजमर्रा के ना जो इन्वेंट्रीज को है ना खरीदना है, सेल हो चुके हैं, उनके पास लगाने के लिए पैसे नहीं है, तो इन लोगों के लिए ना कम्युनिटी फाइनेंस है। फिर लीज फाइनेंस इजारे के भी 2 किस्में हैं, जो लीज के अंदर है ना दो किस्में हैं, इजारे के अंदर 2 किस्में हमने बनाई है। एक है ना वो एसेट मार्केट के अंदर है ना हर हाल के अंदर डिप्रिशिएट है, उसका वैल्यू डिप्रिशिएट होता है, और दूसरा एक एसेट ऐसा होता है उसका एसेट मार्केट के अंदर अप्रिशिएट भी होता है और डिप्रिशिएट भी होता है। जो मार्केट के अंदर डिप्रिशिएट होता है उसको लीज फाइनेंस हमने मुकर्रर किया है, जैसे कि ना रिक्शा, गाड़ियाँ वगैरह और मशीनरी वगैरह, क्योंकि उसका वैल्यू बढ़ता ही रहता है। और हायर फाइनेंस के अंदर है ना जो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी अगर लेना चाहें, जो हमारे साथ एमओयू साइन नहीं हो गया लेकिन एक अपने लिए विला बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ना हायर फाइनेंस का स्कीम जिसका वैल्यू मार्केट में अप्रिशिएट डिप्रिशिएट होता है। फिर उसके बाद ना प्रोजेक्ट फाइनेंस नए फाइनेंस आएंगे, और इसके बाद ना टेम्पररी ओवरड्राफ्ट भी फैसिलिटी है। टेम्पररी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये सिर्फ हमारे कस्टमर के लिए जिनकी सैलरी से ना हमारे कंपनी के पास आती है, उनके लिए सहूलत है टेम्पररी ओवरड्राफ्ट। आम जो ओवरड्राफ्ट का नाम जब आता है तो वहाँ पर ना करंट अकाउंट इसके अंदर ना और ड्राफ्ट ना और बैलेंस ना ड्रॉ किया जाता है, जिसमें बैंक हेवी इंटरेस्ट रेट ना चार्ज करता है, 18% 20% चार्ज करता है। लेकिन हमारे जो टेम्पररी ओवरड्राफ्ट के लिए ना हमारे जो इंटरनल कस्टमर्स हैं जो हमारे साथ ना जुड़े हुए हैं, तो उनको वक्ती तौर पर सपोर्ट करने के लिए बहुत सर्विस कॉस्ट इंक्रीज सर्विस कॉस्ट जो 2% 1.5% के हिसाब से तो उसको चार्ज देना किया जाए, उस सर्विस एक्चुअल सर्विस कॉस्ट होता है वो सिर्फ उनको मदद करने के लिए। जैसे कि मिसाल के बाद किसी कंपनी की सैलरी हमारे साथ है ना हमारे पास असाइन के उनके एम्प्लॉय हमारे पास आ रहे हैं, और ड्यूरिंग द मंथ है ना उनको कोई अगर ओवरड्राफ्ट की जरूरत पड़े, 30,000 की सैलरी 10,000 के बच्चों की फीस के लिए जरूरत पड़े, वो ओवरड्राफ्ट कर सकता है। और इसी तरह हमारे जिनके साथ ना हमारे जो एमओयू साइन जो है रियल एस्टेट एजेंट के लिए, तो उनको फंड डिपे करने के लिए उनके पास ना कैश फ्लो का है ना प्रॉब्लम है,
तो वक्ती तौर पर है ना वो उनसे प्रॉफिट ही लेना है ना, क्योंकि वो प्रॉफिट का अगर वो नहीं दे सके तो कस्टमर तो इंतजार के अंदर है ना, कस्टमर को भी इंतजार प्रॉफिट देना है, तो उस सूरत के अंदर है ना लिफ्टिंग सर्विस कॉस्ट के जरिए से एक उनको भी एक सहूलत दे रहे हैं, क्योंकि लिफ्टिंग सर्विस कॉस्ट के जरिए से जो होल्ड ऑफ जो फैसिलिटी है वो हमारे इंटरनल कस्टमर को है ना सहूलत देने के लिए। और उसके बाद हम फिर पावर फाइनेंस की स्कीम है जो माइक्रो फाइनेंस का भी है ना प्रोग्राम है, अभी शुरू नहीं किया, तो तकरीबन है ना 9-12 के करीब है ना हर स्कीमें फाइनेंस की हुई है। और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अल्लाह के फजल से, जिसके जरिए से इंशाल्लाह है ना हम आमदनी हासिल कर सकते हैं, और वही आमदनी जो हमने हासिल किया है हमारे डिपॉजिटर को हम दे सकते हैं। बाकी इस सिलसिले में तफसील से मालूमात अगर इंशाल्लाह आपको हासिल हो जाएगी, आप हमारे ऑफिस आरटी नगर में इंशाल्लाह आएंगे और फिर जयनगर में हमारा ऑफिस है इंशाल्लाह, तो ऐसे ऐसे इसकी मालूमात आपको सामने आती है। बस इसी बात पर मैं इत्तेफाक करता हूँ, आपका बहुत वक्त ले लिया और बहुत बहुत शुक्रिया आपका।